नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। सिरसा में डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमले की जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने कड़ी निंदा की है। अजय चौटाला ने कहा कि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान ही निकलेगा। गतिरोध कोई भी है वो बातचीत के जरिए ही हल होता है। कोई भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होगा। अब सड़क पे बैठ के विरोध करने से, कहीं गैर प्रजातांत्रिक तरीके से किसी को पत्थर मारने से, लाठी मारने से तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। बातचीत करें। सरकार बातचीत के लिए बार बार कह रही है कि हम तैयार हैं, जाकर करें। ये इस बात के लिए वाजिद है कि कानून वापस ले, तो कानून वापस नहीं हुआ करते, अमेंडमेंट होती है। जिन चीज़ों पे इनको एतराज़ है उनसे सरकार से बैठ करके बात करें। हमने भी पहले प्रयास किए हैं, निरंतर अभी प्रयासरत हैं, पर प्रजातांत्रिक तरीके से करें जो भी करना है। प्रोटेस्ट करने की भी एक सीमाएँ होती है, लिमिट होती है। आप उसकी वजह से बेवजह लोगों को परेशान करने का काम थोड़ा ही करेंगे। किसी के सोशल फंक्शन पे जाएं, वहाँ पे भी जिंदाबाद मुर्दाबाद, वहाँ पे भी काले झंडे लेके खड़े हो जाना। मुख्यमंत्री कहीं किसी के अफसोस जताने जाएं तो वहाँ पे भी मुर्दाबाद। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। तरीका तो बातचीत है। बातचीत के बिना तो कोई हल निकलेगा नहीं। पलवल के हुडा चौक के पास बदमाशों ने हथियारों के दम पर एक्सिस बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। पलवल जिले में बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पलवल के हुड्डा चौक के समीप एक्सिस बैंक से बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट कर पलवल जिले को हिलाकर रख दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि पलवल के विधायक दीपक मंगला से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक्सिस बैंक है, जहां पर बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बैंक से 40 से 50 लाख रुपए लूटे और लूट कर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस टीमों का गठन कर दिया है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन पलवल जिले में दिन दहाड़े हुई इस बैंक से लूट की घटना ने पलवल जिले में एक बार फिर दहशत फैला दी है। अब देखना ही होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पैसों को बरामद करती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। हथियारों के बल पर लूटपाट और कृषि उपकरण चोरी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। की डिटेक्टिव शाखा ने 4 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो किसानों के उपकरणों को निशाना बनाते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो उपकरण हैं जो इन शातिर बदमाशों के पास से बरामद हुए हैं। ये बीते कई माह से जो है किसानों को निशाना बना रहे थे और चारों जो आरोपी हैं इस मामले के वो यूपी से संबंधित बताए जा रहे हैं और हरियाणा से सीमावर्ती किसानों से इस तरह के वारदात को अंजाम देते थे। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा। खबर फतेहाबाद से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलरों और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच हुए हंगामे के मामले को लेकर जिले भर के प्रॉपर्टी डीलर इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। फतेहाबाद नगर परिषद में सोमवार को प्रॉपर्टी डीलरों और नगर परिषद कर्मचारियों के बीच हुए हंगामे के मामले में आज जिले भर के प्रॉपर्टी डीलर फतेहाबाद में जुटे, जिसमें टोहाना और भूना के प्रॉपर्टी डीलर ने भी भाग लिया और हरियाणा व्यापार मंडल के सदस्य भी यहां पहुंचे। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का कहना था कि प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों की शिकायत पर 3 प्रॉपर्टी डीलरों पर केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन प्रॉपर्टी डीलरों की शिकायत पर कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और हरियाणा व्यापार मंडल ने प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है। उनका कहना है कि अगर 2 दिन में कर्मचारियों के खिलाफ भी केस दर्ज नहीं किया गया तो शुक्रवार को फतेहाबाद जिले को बंद रखा जाएगा, जिसमें हरियाणा व्यापार मंडल भी सहयोग करेगा और पूरे शहरवासी अपनी दुकानें बंद करके रोष जाहिर करेंगे। यह अहम बैठक आज फतेहाबाद में हुई। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोगा।
अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अंबाला सेंट्रल जेल एक बार फिर विवादों में आ गई है। इस बार जो मामला अंबाला सेंट्रल जेल से सामने आया है, उसने जेल में ड्यूटी पर तैनात जेल अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि जेल में बंद एक कैदी ने जेल डीएसपी पर हमला कर उसकी वर्दी फाड़ दी। दरअसल कैदी को डीएसपी जेल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के लिए पहुंचे थे, तो बंदी ने डीएसपी पर ही हमला कर दिया। इस मामले में बंदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले पर एसएचओ ने बताया कि बंदी ने डीएसपी पर हमला किया। वो 2019 से जेल में बंद है। उसकी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन बंदी कोर्ट में जाने के लिए आनाकानी कर रहा था, जिसके चलते जेल डीएसपी उससे बातचीत करने पहुंचे तो उसने डीएसपी पर ही हमला कर दिया और उनकी वर्दी तक फाड़ डाली। कवि बिंट जो है कैदी आज मोहाली का जो रहने वाला है, ये जेल में है 2019 से। आज इसकी अम्बाड़ा कोर्ट में पेशी पर ले जाना था इसको। जैसे गार्ड गई तो इसने जाने से इनकार किया। वहाँ पर अपना संजय बांगड़ दिया गया, जीत दिया गया। उन्हें सुप्रीडेंट जो वो पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने प्रयास करा इसको समझाने का, लेकिन ये अकड़ गया। अकड़ने के बाद इसने उन पर धमकी वगैरह दी, हाथ तक उठाने का प्रयास किया, तो इस पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई। पानीपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों के सामने जो आया उस पर जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों के इस हमले से ग्रामीण खौफ में हैं। मामला ददलाना गांव का है, जहां पर लाठी डंडों चाकू से लैस 10 से ज्यादा बदमाशों ने रिफाइनरी के सुपरवाइजर के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान जो भी सामने आया उस पर चाकू से वार करते चले गए। हमले में रिफाइनरी सुपरवाइजर की चाकू लगने से जान चली गई, जबकि 4 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ददलाना गांव के रहने वाले यशपाल राणा ने रिफाइनरी में गाड़ी लगाने का ठेका लिया हुआ था। लॉकडाउन में पेमेंट न मिलने के कारण यशपाल राणा ने ठेका छोड़ दिया। उस वक्त यशपाल राणा की कंपनी करीब 6 लाख रुपए की देनदारी में थी, जिसके बाद गांव के ही बिरजू और बंटी ने कंपनी में गाड़ियों का ठेका लेने के साथ बकाया देनदारी देने का वादा किया। लेकिन काफी समय बाद भी दोनों युवकों ने पैसे नहीं दिए, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और बिरजू और बंटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर यशपाल राणा के घर पर हमला कर दिया, जिसमें यशपाल राणा की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रोहतक में मानसून की तेज बारिश ने हर जगह पानी पानी कर दिया है। शहर के सेक्टर 1, 2, मॉडल टाउन सहित कई कॉलोनियों में बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया है। तो वहीं रोहतक के महम कस्बे में महज कुछ ही घंटों की तेज बारिश ने कोहराम मचा दिया। हालात पहाड़ों की तरह दिखाई दिए। जिस तरह बाढ़ का नजारा देखने को मिला है, उसी तरीके से महम कस्बे के आजाद चौक मार्केट में तो पानी में स्कूटी बहती हुई नजर आई। यही नहीं, महम कस्बे के ऐसी कोई सड़क या फिर गली नहीं थी जहां पर पानी लबालब न भरा हो। गाड़ियां भी पानी में लबालब डूबती हुई नजर आई। इसके अलावा शहर की सड़क तालाब में तब्दील हो गई। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से स्कूटी बहती हुई नजर आ रही है। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कार पूरी तरीके से पानी में फंस चुकी है, तो वहीं सड़क पूरी तरीके से पानी में लबालब नजर आ रही है। अरे पकड़ ले। किसकी बारिश से चकमा हुई, देख लो हाल, क्या हाल है। 2 घंटे लग रहे हैं यहाँ पानी निकालने, नहीं निकल रहा। काफी बारिश, पानी जमा हो रखा है, पानी ज्यादा जमा हो रखा है। ये अब क्या सामने ना, ये तो आधा अभी आधा हुआ है, पानी से दुगना था। रोड के उस किनारे तक तो पानी। सुरेश नाम है। सुरेश जी, आज कितनी बारिश है? आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, काफ़ी देर हो गई है और पानी हो रहा है गली में। ये सीवर भी रुके पड़े थे, इनको अब मैंने बता के। भिवानी में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मानसून की पहली बारिश को किसानों ने अपने लिए वरदान बताया। पिछले 2 दिन से लगातार इलाके में हो रही झमाझम बारिश से न केवल जहां किसानों के चेहरे खिले, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद आमजन ने भी राहत की सांस ली है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, जिस तरह से लगातार बूंदाबांदी हो रही है, उससे भूमिपुत्रों के चेहरे खिलना लाजमी सी बात है, क्योंकि इलाके में पानी की बेहद किल्लत है और जो फसलें हैं वो भूमिगत पानी की बजाय कहीं न कहीं बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं, क्योंकि भूमिगत जल स्तर न केवल गहराई में है, नीचा है, बल्कि खारा भी है।
ऐसे में बारिश के पानी पर ही तमाम फसलें निर्भर करती हैं। नहरी पानी का भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि लोग अपनी फसलों को सिंचित कर सकें। और ऐसे में जिस तरह से एक तरह से माना जा रहा है कि प्री मानसून जो बारिश आई है उससे अब किसान जो है बेहद खुश हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान जो 47 के पार था वही तापमान अब गिरकर 30-31 के आसपास पहुंचा है और इस वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। खासतौर पर अगर बात करें कपास जैसी फसलों की जो कि मुरझा रही थी पानी के अभाव में, अब उन फसलों में जो बीमारी फैलने का अंदेशा था या बीमारी फैल चुकी थी वो बीमारी भी धुलेगी बारिश की वजह से, बल्कि साथ ही साथ फसलें भी और पनपेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। सोहना के नागरिक अस्पताल में तैनात ठेकेदार के कर्मचारियों को 5 महीने से तनख्वाह न मिलने पर बेरोजगारी जैसे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रोजगार पर तैनात हैं उनको भी तनख्वाह न मिलने पर बेरोजगार जैसे हालात सहन करने पड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला सोहना के नागरिक अस्पताल में देखने को मिला, जहां पर ठेके पर तैनात कर्मचारियों को 5 महीने से तनख्वाह न मिलने पर उन्होंने स्ट्राइक कर दी। उन्होंने एक ज्ञापन एसएमओ के माध्यम से गृह मंत्री को दिया है। कर्मचारियों ने बताया कि इस बाबत में उन्होंने हर एक अधिकारी से इस संबंध में बात की, लेकिन किसी ने भी उनको आश्वासन दिया, न ही उनकी तनख्वाह दिलवाई। हालांकि हालात ये है कि आज वो भुखमरी के कगार पर है। अब देखने वाली बात यह है क्या इन कर्मचारियों को तनख्वाह मिल पाती है या यूं ही धरना प्रदर्शन कर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाते हैं। सोहना से संजय राघव, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। अब खबर फरीदाबाद से, जहां पर खोरी गांव में निगम का पीला पंजा चल रहा है। बुधवार को भी निगम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की, लेकिन बारिश की वजह से कार्रवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। लेकिन इससे पहले निगम ने जेसीबी और अर्थ मूवर मशीनों के साथ गांव में तोड़फोड़ शुरू की। तोड़फोड़ की कवरेज के लिए मीडिया को भी गांव में जाने की इजाजत नहीं दी गई और तोड़फोड़ की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। देखिए, आज जब हमारी एमसीएफ की स्ट्राइक खुल गई है उसके बाद हमारी जेसीबीज और हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है और जो बाकी टीम्स हमने बनाई थी सब मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कराया गया और उनको डे फर्स्ट की कार्रवाई के लिए हमने मौके पर भेजा। और क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी और बारिश का हमने वेट किया, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी तो हमें बीच में रोकना पड़ा और अब कल फिर से कार्रवाई की जाएगी और जो हमारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो मैं आपको और ज़्यादा नहीं। तो खोरी गांव में निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में फिलहाल उसे टाल दिया गया है। बारिश होने की वजह से कार्रवाई को टाला गया है, जिसके बाद मशीनों को और पुलिस वालों को वापस बुला लिया गया। आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी में 70% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सीएमओ डॉक्टर सुदर्शन पवार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है। कोविड काल में वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र अल्टरनेट है और इसी वजह से न केवल प्रदेश सरकार बल्कि विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला इसी कवायद में मशरूफ़ है कि किस तरह से तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और अगर बात चरखी दादरी ज़िले के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो यहाँ 70% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी आबादी का 70% हिस्सा वैक्सीनेट हो चुका है। अगर 100% वैक्सीनेशन की बात करें, 6 गाँव ऐसे हैं जिनमें 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। 22 गाँव में 90%, तो 52 गाँव में 80% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। चरखी दादरी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन के मुताबिक जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया जाएगा। लोगों को न केवल समझाया जा रहा है बल्कि बताया भी जा रहा है कि वैक्सीनेशन के कोई नुकसान नहीं है। और वजह यही है कि जिस तरह से लोगों की तादाद वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों में जोश भी बढ़ता जा रहा है। उससे लगता है कि थर्ड वेव की आहट से पहले ही पूरे ज़िले को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। सोनीपत में गोहाना रोड पर घरों में गंदे पानी की सप्लाई किए जाने का आरोप है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उनके घरों में सप्लाई होने वाला पीने का पानी काफी गंदा आ रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चे और परिवार के लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को अपनी शिकायत भी दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस दौरान विजयनगर वासियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया और लोगों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे।
बहादुरगढ़ बस अड्डे पर सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को भ्रूण मिला। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। बस अड्डा इंचार्ज की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और भ्रूण को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा। नगरपालिका के उप प्रधान चुनाव में वार्ड नंबर 5 के पार्षद अजय जांगड़ा को साथी पार्षदों ने निर्विरोध उप प्रधान चुन लिया है। चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 1 से पार्षद सुमित्राम मुकदम गैर हाजिर रहीं, जबकि 16 पार्षदों ने अजय जांगड़ा पर विश्वास जताते हुए उन्हें अपना प्रधान चुना। चुनावी प्रक्रिया के दौरान रेवाड़ी के एसडीएम रविंद्र यादव मौजूद रहे। दरअसल धारूहेड़ा नगरपालिका के पार्षदों व चेयरमैन के चुनाव 31 दिसंबर 2020 में हुए थे। एक सप्ताह पहले उप प्रधान के चुनाव को लेकर आदेश जारी हुए थे। धारूहेड़ा नगरपालिका में कुल 17 पार्षद हैं। यमुनानगर में निगम के पार्कों में पौधों को शरारती तत्वों ने काट लिया। आज पूरे विश्व में पर्यावरण की समस्या आ गई है कि कैसे पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ रखा जाए। इसके लिए सरकारें भी प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी पर्यावरण को लेकर चिंतित है। वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, जहाँ भी जगह मिले पेड़ पौधे लगाएं, चाहे पार्क हो चाहे पंचायती भूमि, हर जगह आरक्षित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो ही जो हमारा पर्यावरण है ये बचेगा। इसके बावजूद कुछ सिरफिरे ऐसे भी हैं जो पर्यावरण को नुकसान करने पर तुले हैं, लेकिन उसके लिए यमुनानगर पुलिस सख्ती में है। मामला हुड्डा सेक्टर के पार्क है, जहां एक सिरफिरे ने पार्क में सैकड़ों पेड़ पौधे जो गुलाब के फूल थे और कई 40 तरह के पेड़ पौधे थे नष्ट कर दिए। जैसे ही नगर निगम ने इसकी शिकायत हुड्डा चौकी इंचार्ज राकेश राणा को दी तो उन्होंने तुरंत जो है मामला दर्ज किया। एसएचओ राकेश राणा ने बताया कि उन पर नगर निगम यमुनानगर की तरफ से शिकायत आई कि किसी ने जो है पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं, जड़ से उखाड़ दिए हैं। उसके लिए जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी ही इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।